साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और बहुजन भारत के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस सभा में उपस्थित आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ। मंच पे आसीन सभी महानुभावों का भी अभिनंदन करता हूँ। हमारी महिला शक्ति बैठी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सम्मिलित होकर के एक जागरूकता का परिचय दिया है। आप साधुवाद की पात्र हैं निश्चित तौर पर। जो विषय चल रहा है निर्वाचक ही शासक है, इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। ये विषय रखा क्यों गया है? जिस समय संविधान को अंगीकार किया जा रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। और इलेक्शन कमीशन का जो आधार है, जो बेस है, जो उसका फाउंडेशन है, वो यही है जिसको उन्होंने मतदाता कहा है। वास्तव में वो निर्वाचक है। वहीं से ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में चला। हालांकि जैसा अभी उन्होंने बताया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति महोदया ने 2011 से आरंभ किया, 14वां ये है। अब हम मूल बात पे आते हैं। मूल बात क्या है? मूल बात इसको समझने से पहले यह समझना होगा कि वास्तव में इन 74 वर्षों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। यदि इस बात को हमने समझने की कोशिश की कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है, तो निश्चित तौर पर हम इस शब्द का भी अर्थ लगा पाएंगे। अगर हम इस शब्द का अर्थ वास्तव में लगा पाए तो हमें उस बात का एहसास हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए था और हमने क्या किया। निश्चित तौर पर बहुत पहले से अगर हम जरा सा भी, हम में से कोई एक भी, आज इतने लोग बैठे हैं और मैं इस सभा को देख करके कहना चाहता हूं कि इसमें 75% लोग 60 साल से ऊपर के हैं। आप देखिए कि ये बहाव कहां जा रहा है। आप समझिए कि इसके बाद क्या होगा। कौन सी पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं, कहां सोच रहे हैं, हमारी सोच कहां जा रही है, इसको समझने की जरूरत है। इन 74 सालों में हमने क्या किया है, मैं बहुत संक्षेप में बात रखूंगा, वैसे तो बहुत विस्तार कर सकता हूं। हमने क्या किया है, हमने ये 74 साल सिवाय आलोचना के कुछ नहीं किया है। हमने हमेशा ये कहा कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, उसने हमारे साथ क्या किया। यही आज तक हम करते आ रहे हैं। हमने अपने मंचों से चिंगार चिंगार के कहा है कि उन्होंने हमारी बहू बेटियों के साथ क्या किया, हमारे साथ क्या किया, यही हमने बताया है। और उन्होंने उसको सजगता के साथ समझ के क्रियान्वित करने की योजना बनाई। परिणाम आपके सामने है, देख रहे हैं आप। बिल्कुल धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने आ रहा है। अब हमने आलोचना क्यों की, इसको भी समझने की जरूरत है। हमने आलोचना इसलिए की कि जो अधिकार बाबा साहेब ने संविधान के द्वारा हमें दिलवाए थे, उनको तो हमने समझा कि बाबा साहब अधिकार देकर चले गए, हमारा अधिकार है, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, यही नारा हम अपना रहे हैं। हमारे पास योजना है संविधान बचाने की। कहीं एक शब्द भी किसी ने लिखा है कि संविधान कैसे बचाया जाएगा? चिल्लाने से संविधान नहीं बचेगा। संविधान योजनाबद्ध तरीके से चलने से बचेगा, जो हमने नहीं किया है। हमने अपने अधिकारों को समझने की कोशिश की, आंशिक रूप से, पूरे भी नहीं समझा। अगर अधिकार भी समझ गए होते तो हमें उसकी अगली जो कड़ी है, अगला जो कदम है, उसको समझ जाते। क्या है अगला कदम? अगला कदम यह है कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। यदि हमने निश्चित तौर पे अपने अधिकारों को समझने की कोशिश की होती तो हमारे कर्तव्य क्या है, हम उनको भी समझ गया होता।
और आज तक हमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है। उसी के फलस्वरूप हम क्यों नहीं किया? क्योंकि आसानी से चीजें बाबा साहब ने उपलब्ध करा दी। एक एनालिसिस आपके सामने है। जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, हालांकि बाबा साहब 1942 से नौकरियों दिलवाने में लगे थे अपने लोगों को। उन्होंने गुप्त एजेंडा 58 पेज का लिख करके भेजा था हिंद गवर्नर को। तब भी देखिएगा वो तब से प्रयास कर रहे हैं, और जब 1950 में संविधान लागू होता है तब हमारे लोग नौकरियों में आते हैं। जो उस समय नौकरियों में लोग आए थे वो 80 से 90 के दशक में जा चुके हैं, रिटायर हो गए, और जो उस दौरान लगे थे वो 2022 तक सब रिटायर हो चुके हैं। एक दो इक्का दुक्का रहा होगा। क्या नई पीढ़ी को रोजगार मिला? कहां जाएंगे हमारी पीढ़ी है? क्या होगा? ये हमारी युवा बहनें बैठी है, बेटियां बैठी हैं, इनमें जागरूकता आ गई। हमारे युवाओं का क्या हो रहा है? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है। इसीलिए नहीं किया कि हमने अपने कर्तव्यों को समझने की कोशिश नहीं की। अगर हमने समझने की कोशिश की होती तो निश्चित तौर पे उसी से हमारी प्लानिंग अब तक परफेक्शन में पहुंच गई होती। और आप देख लीजिएगा, अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल मंचों पे 5-5 मिनट लगा के अपना समय नष्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला जब तक हम योजनाबद्ध तरीके से डोर टू डोर नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने एक एक बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, जवानों को नहीं जगाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और हम में से हर एक को ये काम करना पड़ेगा। ये हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे घर से निकल के इस पे काम को करना है। कौन करने आएगा? हम तो अपने मोहल्ले पड़ोस में नहीं करते, बाहर कहां करने जाएंगे? हमें तो वहां करते शर्म आती है। उसका तरीका है, उसका तरीका यह है कि हम एक मोहल्ले से निकल के दूसरे मोहल्ले में जाके करें। मत अपने में करो, दूसरे वाले अधिक बात सुनेंगे आपकी। दूसरी बस्तियों में जाके करो, दूसरे इलाकों में जाके करो, लेकिन ये नियमित करना पड़ेगा। अभी भी यहां इतने लोग बैठे हैं, किसी के पास ये योजना नहीं है कि करना कैसे है। जब लक्ष्य नहीं है तो करेंगे कैसे? तो मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसकी योजना अगर हो सके तो बनाइए, अगर नहीं है तो एक मंत्रणा कीजिए कौन सी योजना पे काम होना चाहिए। शिक्षा में आज अपने बच्चों को देख लो, 90% बच्चे हमारे नशे में घूम रहे हैं। हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, बुरी भी लग सकती है, लेकिन चूंकि हमने उनको शिक्षा देने का काम नहीं किया, माँ बाप की गलती है, हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। अगर किसी आदमी ने अपने बच्चे को कामयाब बना दिया था और उसने समाज का काम नहीं किया तो लोग कहते हैं कि रिटायर होकर के समाज का काम करने आ गया। नहीं, उसने बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाया, अपने बच्चे को कामयाब करके भी। यह भी उतना ही सच है, ऐसा नहीं है वो आप ही का बच्चा है जो कामयाब हो करके बीच में खड़ा है, आप ही का परिवार संपन्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको समझने की जरूरत है। हमें आलोचनाओं से बचना है और नियमित रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाना है। योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करना, दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, आप समझिएगा। अपने हमारे देखिए, हमारे पास कितना बड़ा एसेट है जिसे हम नहीं समझ रहे। हमारे पास एडवोकेट्स की भीड़ इकट्ठी है, हमारे पास अध्यापकों की, टीचरों की, प्रोफेसरों की भीड़ इकट्ठी है, हमारे पास मेरे जैसे इंजीनियरों की भीड़ इकट्ठी है, हमारे पास युवाओं की भीड़ इकट्ठी है, हमारे पास ये जो आज रिटायर हुए लोग बैठे हैं, जुनून से भरे हुए हैं, उनकी भीड़ हमारे पास है। क्या एसेट हमारे पास नहीं है? आज हमारे पास रोजगार लिए हुए बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो जिनकी संपत्ति 20, 50, 100 करोड़ से भी ऊपर की है, वो आपके साथ हैं। लेकिन कहां बात क्या है कि हम उन्हें एकाकार नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस संपदा का उपयोग करने के लिए हमें बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से योजना बना के तुरंत चलना होगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। मैं अपनी वाणी कहीं बना देता हूं सभी को। अगर कोई बात बुरी होगी क्षमा चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।